मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम पाकिस्तानी तारीख का मुताला कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 35। हम आपको लेक्चर नंबर 33 में 1950 में पेश की गई बुनियादी असूलों की कमेटी यानी कि बेसिक प्रिंसिपल कमेटी इंटरिम रिपोर्ट पढ़ा चुके हैं, तो आप वो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं और उस पर होने वाले एतराज़ात भी पढ़ा चुके हैं कि कैसे हिंदू रहनुमाओं ने उसके खिलाफ एहतजाज किया था और कैसे मशरकी पाकिस्तान ने यानी कि सूबा बंगाल ने उर्दू ज़बान के मसले पर एहतजाज किया था कि उर्दू की बजाय बंगाली पाकिस्तान की कौमी ज़बान होनी चाहिए। और पहली बुनियादी असूलों की कमेटी 12 मार्च 1949 में यानी कि 12 ऑफ मार्च 1949 में बनाई गई थी और यह कमेटी ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने लियाकत अली खान की हदायत पर बनाई थी। एतराज़ात के बाद कमेटी ने लियाकत अली खान की हदायत पर दोबारा काम शुरू किया और उनको एक नई रिपोर्ट बनाई जो कि 1952 में असम्बली में पेश की गई, जिसके जो नकात हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो मुदरजा झेल हैं, जिनमें नंबर 1 है हमारे पास। नंबर 1 है करारदादे मकासिद को पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाया जाए और कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। नंबर 2, मुल्क का हुक्मरान मुसलमान होगा और दोनों असम्बलियों की मदद से बनेगा। मुल्क के हुक्मरान की मुद्दत 5 साल होगी। नंबर 3 हमारे पास है मुल्क की दूसरी कम्युनिटीज को भी असम्बली में नुमाइंदगी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है रियासत के लिए लफ्ज यूनिट यानी इकाई का इस्तेमाल होगा, जिसमें तमाम सूबे, रियासतें, वफाक सब इसी का हिस्सा होंगे और इस यूनिट का सरबराह 5 साल के लिए होगा, यानी कि 5 साल की मुद्दत के लिए होगा, जैसे पहले ऊपर बयान किया जा चुका है। नंबर 5, फार्मूला मगरबी पाकिस्तान की इकाइयों यानी कि यूनिट को भी नुमाइंदगी देता है, यानी कि जो फार्मूला, ये जो सारा कुछ सेटअप बनाया गया है, ये जो रिपोर्ट है उसमें जो फार्मूला पेश किया गया है, वफाकी असम्बली 2 हिस्सों पर होगी, यानी एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, 2 हाउसेज में तकसीम होगी। जैसे आज भी एक लेजिस्लेटिव है और दूसरा सेनेट है, दोनों में कानून साजी होती है, मसले मसाइल पे बातचीत होती है। सेनेट अपर हाउस है और जो MNAs हैं जहाँ बैठते हैं वो लोअर हाउस है। और मशरकी पाकिस्तान यानी बंगाल से 60 लोग नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी असम्बली में कुल 120 अफराद शामिल होंगे, यानी कि 120 अफराद पर मुश्तमिल होगी, जिसमें से 60 बंगाल से होंगे और वफाकी असम्बली 2 घरों पर यानी 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होगी। जो लोअर हाउस है वो इलेक्ट होकर आएंगे, यानी इलेक्शन के जरिए आएंगे और उनकी तादाद 400 होगी, जिनमें से 200 मशरकी पाकिस्तान से होंगे और 200 मगरबी पाकिस्तान से होंगे, यानी कि जो लोअर हाउस है उसमें 400 होंगे और अपर हाउस में 120 अफराद होंगे। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, हर सूबे का वजीर आला मुल्क का सरबराह चुनेगा। उस वक्त एक सूबे को एक इकाई का नाम दिया जाएगा, यानी कि वो उसका एक पार्ट है, यानी 1 सेगमेंट या 1 यूनिट। तो ये हर इकाई का वजीर आला मुल्क के सरबराह की मदद से चुना जाएगा, उसका इंतखाब करेगा और जो वजीर आला होगा वो अपने मिनिस्टर्स का इंतखाब खुद करेगा। पॉइंट नंबर 7 है जब असेंबली का सेशन नहीं होगा तो मुल्क का सरबराह ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और मुल्क का सरबराह असेंबली को अपने मिनिस्टर्स के मशवरे पर तोड़ भी सकता है। यहीं से ही मसले मसाइल का आगाज हुआ था। पॉइंट नंबर 8, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और बाकी जो 6 जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करते होंगे, उनका इंतखाब मुल्क का सरबराह करेगा। पॉइंट नंबर 9, इसके अलावा वो सिविल सर्वेंट्स की भी हौसला अफजाई कर सकता है, उनको भी बड़ी पोस्ट कर सकता है या फिर उनकी जो यानी तरक्की कर सकता है और उनको वापस पुरानी पोस्ट पे भी भेज सकता है, या फिर यानी सजा और जजा का कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अब की बार पंजाब ने खूब एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि दोनों हाउसेज यानी कि अपर हाउसेज एंड लोअर हाउसेज दोनों को बराबरी की नुमाइंदगी और ताकतें दी जाए। उनका कहना था कि मशरकी पाकिस्तान
मगरबी पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकता है, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, मशरकी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, बंगाल, वो मगरबी पाकिस्तान यानी कि बाकी जो सूबे हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉपुलेशन की बेस के ऊपर ये सारी रिपोर्ट बनाई गई है। और इस तरह से पाकिस्तान 9 मुख्तलिफ हिस्सों में टूट सकता है, यानी कि अगर वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो बाकी भी अपने आप को कुछ कम नहीं समझेंगे, वो भी अपने राइट्स के लिए बात करेंगे, जिसके नतीजे में दंगे फसाद हो सकते हैं और एट द एंड पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राफ्ट था उन्होंने दो बहुत अहम बातों को नजरअंदाज किया था, जैसे कि एक ये था कि ड्राफ्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था कि जो मशरकी बंगाल है वो पॉपुलेशन में तो ज्यादा है, लेकिन जो मगरबी पाकिस्तान है वो रकबे के लिहाज से ज्यादा है, उसकी टेरिटरी ज्यादा है, तो इस बात को इग्नोर किया गया था। दूसरा इसमें एक बात ये थी कि जो लोअर हाउस है उसको कमजोर रखा गया था और अपर हाउस को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो पंजाब था उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, और उसका कहना ये था कि ये जो हमारे पास बंगाल है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। ये रकबे में कम आबादी में ज़्यादा है, ये रकबे में ज़्यादा आबादी में कम है, तो कुछ इस तरह की प्रोपोर्शन होनी चाहिए कि ये दोनों एक साथ इकट्ठे पैरेलल चले, ना कि एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज हों। मजहबी रहनुमा भी इस रिपोर्ट से खुश ना थे। वो चाहते थे कि अहमदी यानी मरज़ई लोगों को, यानी कि जो आप सल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते और नबूवत के सिलसिले को जारी समझते हैं, उनको गैर मुस्लिम आईनी तौर पर समझा जाए। यानी कि वो वैसे तो गैर मुस्लिम है, उनका मुसलमान होने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानते, तो उनको गैर मुस्लिम ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाए। तो जुलाई 1952 में मजहबी रहनुमाओं ने इकट्ठे बैठकर इस चीज का मुताला किया कि अहमदी लोगों को बड़ी बड़ी पोस्ट से हटाया जाए, और इसका मुतालबा किया, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा जफरुल्लाह खान भी शामिल थे, यानी कि वो अहमदी थे। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने इन बातों को कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, उलमा के 22 पॉइंट्स। मुल्क के सेकुलर लोगों का कहना था कि उलमाए कराम आपस में लड़ते रहते हैं और इनके मुख्तलिफ फिरके हैं, तो ये कैसे इस्लामी निज़ाम लाएंगे, जबकि ये लोग तो खुद एक दूसरे के खिलाफ हैं और इंतहा पसंद हैं, तो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। जैसे शिया सुन्नी को काफिर, सुन्नी शिया को काफिर कह देते हैं, जो कि गलत है, दोनों ही मुसलमान हैं। तो कुरान और सुन्नत से ये दूर उलमा और इंतहा पसंद उलमा कैसे इस्लामी निज़ाम लाएंगे, ये एक सवाल था। उनका ये भी कहना और मानना था कि मुख्तलिफ फिरकों के उलमा कैसे एक ही नुक्ते पर इकट्ठे होंगे, ये एक और सवाल था। और कैसे कुरान सुन्नत को नाफिज करेंगे, ये भी सवाल था उनका। इसके जवाब में 31 उलमाए कराम जो कि मुख्तलिफ फिरकों से ताल्लुक रखते थे, यानी कि 31 इस्लामिक स्कॉलर्स जो कि मुख्तलिफ सेक्ट से बिलोंग रखते थे, जिनमें अहले सुन्नत व जमात देवबंद, अहले सुन्नत व जमात बरेलवी, अहले हदीस और शिया, ये सब शामिल थे। ये सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैहि की सरबराही में इकट्ठे हुए और उन्होंने 21 से 24 जनवरी तक 1951 में कराची में इज्तिमा किया, एक मीटिंग की, और उन्होंने बेसिक 22 पॉइंट्स दे दिए, वो असूल दे दिए जिन पर इस्लामी रियासत का क्याम हो सकेगा, और तमाम फिरके इस पर राजी थे। तो जो सेकुलर लोग थे उनको अच्छा खासा धचका लगा कि ये कैसे हो गया। तो उलमा कराम के जो 22 पॉइंट्स हैं वो मुदरजा ज़ेल हैं, जिनमें नंबर 1 है कि असल हाकिमियत, कानून और ताकत अल्लाह ताला की है। नंबर 2, कुरान और सुन्नत कानून की बुनियाद है और मौजूदा कोई भी कानून या आने वाला कानून, यानी मुस्तकबिल में बनने वाला कानून, वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाया जाए। नंबर 3,
ریاست اسلام کے اصولوں پر قائم ہوگی، جغرافیہ ہو، زبان ہو، کلچر ہو، کوئی بھی اس کے مقابلے میں یعنی اسلام کے مقابلے میں کنسیڈریبل نہیں ہوگا، یعنی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جہاں پر لفظ اسلام آ جائے گا، اسلامک پرنسپلز کی بات آ جائے گی، وہاں پر باقی چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی، پرائمری جو کنسیڈریشن ہوگی وہ اسلام ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 4، ریاست اپنے معاملات قرآن و سنت کے مطابق چلائے گی۔ جو چیزیں اسلام میں حلال و حرام ہیں ریاست میں بھی حلال و حرام ہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ کہا گیا پوائنٹ نمبر 5 کے اندر کہ ریاست مسلم دنیا کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائے گی اور امت مسلمہ کو تقویت بخشے گی۔ نمبر 6، ریاست کمزور لوگوں کی کفالت کرے گی اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے مناسب اقدامات کریں گی، اور یہ کام رنگ و نسل، ذات پات اور مذہب کو ایک طرف رکھ کر کیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 7، ہر شہری کو شریعت میں موجود تمام حقوق حاصل ہوں گے، جن میں تحفظ اور تحفظ میں جان و مال کا تحفظ، مذہب کی آزادی، عبادت کی آزادی، خیالات کی آزادی، کام کی آزادی، برابری کے مواقع یعنی ایکول اپرچونٹیز، یہ سب شامل ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے ہمارے پاس، کوئی بھی شخص بنیادی حقوق سے محروم نہ کیا جائے گا۔ کوئی بھی عدالت مجرم کو دفاع کے حق سے پہلے مجرم نہیں کہے گی۔ پوائنٹ نمبر 9، قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر مذہبی فرقے کو اپنے معاملات کرنے کی مکمل آزادی ہوگی، جب تک کہ وہ قانون سے متصادم نہ ہو، یعنی کہ جب تک وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کریں وہ آزادی سے اپنے معاملات چلا سکتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری جو جماعتیں ہیں وہ مذہب کا نام یوز کر کے دنگے فساد کرتی ہیں، تو جب تک ایسا نہیں ہوگا ان کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے معاملات چلا سکے، اور ہر فرقے کو اس کے فرقے کے مطابق مسائل حل کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے ہمارے پاس، ایسے ہی آزاد حقوق اور آزادی غیر مسلم لوگوں کو بھی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے معاملات اپنے مذہب کے مطابق حل کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 11، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کیے جائیں گے ریاست کی طرف سے وہ سب کے سب عزت کے لائق ہوں گے اور ان کی پاسداری لازمی ہوگی، ان کو مسلمانوں جیسے ہی بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے ہمارے پاس، ملک کا سربراہ مسلم ہوگا اور وہ مرد ہوگا، یعنی کہ اس کا جینڈر میل ہونا چاہیے اور اس کا ریلیجیس اسلام ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 13 ہے ہمارے پاس، یعنی کہ اگر آپ پوائنٹ نمبر 12 کو دیکھو تو یہاں شیعہ سنی سے اوپر کی بات کی گئی ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، مرد ہوگا، تو اس کو شیعہ اور سنی ہو ایکسیپٹ کریں گے۔ شیعہ مینز اہل تشیع اور سنی مینز دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث۔ تو پوائنٹ نمبر 13 ہے ہمارے پاس، ملک کا سربراہ ہر سیاہ و سفید کا ذمہ دار ہوگا، یعنی ملک کے اندر ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کا۔ پوائنٹ نمبر 14، ملک کے سربراہ کا طرز حکمرانی جمہوری ہوگا نہ کہ آمرانہ۔ اور پوائنٹ نمبر 15 ہے ہمارے پاس کہ ملک کے سربراہ کا کوئی اضافی حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی ملک کے سربراہ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین کے خلاف جا کر ملک چلائے، وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن رہ کر کام کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 16 ہے ہمارے پاس، ادارے ملک کے سربراہ کو منتخب کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، جن میں اسمبلیاں ہمارے پاس ہیں، لوور اسمبلی اینڈ اپر اسمبلی، اور انہی کے پاس سربراہ کو لانے کی اور نکالنے کی طاقت ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 17، ملک کے سربراہ کو کوئی اضافی حقوق حاصل نہ ہوں گے بلکہ وہ ایک عام شہری کے حقوق رکھتا ہوگا، جو کہ آج دیکھنے میں بالکل بھی نہیں آتا۔ پوائنٹ نمبر 18، قانون کی حکمرانی تمام شہریوں پر برابر کی ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 19، عدلیہ آزاد ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 20، اسلام کے مخالف نظریے اور خیالات کی اجازت نہ ہوگی، یعنی کہ مادر پیدر آزاد ماحول نہ ہوگا، اور جو اسلامک تعلیمات ان کی پاسداری ہوگی، اور یہ جو مادر پیدر آزاد ماحول ہے، نائٹ کلبز ایکسیٹرا ایکسیٹرا اینڈ پارٹیز اور یو لبرلز، تو اس طرح کے معاملات کی اجازت نہیں ہے، وہ اسلام کے منافی ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 21، ملک ایک اکائی ہوگا جس میں رنگ و نسل مختلف مذہب کے لوگ شامل ہوں گے اور ان کو ایک ہی ملک کا باشندہ سمجھا جائے گا اور سب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ پوائنٹ نمبر 22، آئین میں کوئی ایسی چیز برداشت نہ ہوگی جو قرآن و سنت کے منافی ہوگی۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر، یہ ویڈیوز آپ کی رہنمائی کرتے ہوں گے، آپ کو ہیلپ کرتے ہوں گے اسٹڈی کے اندر. تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور وہ لوگ جو کہ تعلیم و تربیت کو لے کر سیریس ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.